अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान जलसे में सबको साथ लेकर चलने का ऐलान करने वाले नवाज शरीफ अब खुद को निकालने वालों का मुहासबा करने पर क्यों तुल गए हैं। नाज़रीन, इलेक्शन करीब आते ही सियासतदानों के लहजे की तलखी में इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ तो सिर्फ प्लेइंग फील्ड के मुतालबे तक महदूद है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रोजाना की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अपने तीरों का निशाना बना रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जो वतन वापसी के बाद तुम तेज बयानात से गुरेज कर रहे थे, अब अचानक ही उन लोगों के मुहासबे का मुतालबा करने पर उतरा है जिन्होंने उन्हें 1993, 1999 और 2017 में हुकूमत से निकाला। हर दफा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, 1999 में क्यों निकाला गया। हमने अपना कहा ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया किसने है? इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हम यहाँ सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। नाज़रीन, 2017 में पनामा केस के फैसले में जब सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया तो नवाज शरीफ ने जीटी रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर जलसों से खिताब में एक ही सवाल बार बार दोहराया। बोलो क्यों निकाला गया? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला? नवाज शरीफ को फिर क्यों निकाला गया? क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला गया आज फिर पूछता हूँ मैं, क्यों निकाला गया भाई? क्यों 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 बोलो क्यों? रवां साल 21 अक्टूबर को वापसी के बाद नवाज शरीफ ने काफी दिन मुझे क्यों निकाला की बात नहीं की, लेकिन उनके ताजा बयानात से यूं लगता है कि वो मामला की छानबीन 2017 के बजाय 90 की दहाई से करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सियासत के माजी पर नजर दौड़ाएं तो नवाज शरीफ की हुकूमत पहली बार अप्रैल 1993 में गुलाम इसाक खान ने बरतरफ की। दूसरी बार 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौजी मदाखलत के जरिए उन्हें घर भेज दिया। तीसरी बार 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नाअहल करार दे दिया। नाज़रीन, अगर माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठें तो बात 1993 नहीं बल्कि उससे कहीं पहले से शुरू होगी। तारीख बताती है कि फौजी आमरों की सरपरस्ती में सियासत शुरू करने वाले सियासतदान वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचे। जनरल मोहम्मद अयूब खान की काबीना में पहले वजीर तजारत और फिर वजीर खारजा बनने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो 1966 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने बुनियाद रखी। पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद वो पहले सदर पाकिस्तान और फिर वजीर आजम बने। चौथी बार वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ की सियासत का आगाज जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ में हुआ। जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल जिलानी की मेहरबानियों से पहले वो पंजाब के वजीर खजाना और फिर वजीर आला बने। ज़िया-उल-हक ने मई 1988 को उस वक्त के वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी। नवाज शरीफ ने मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ बगावत करते हुए मुस्लिम लीग के ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन से वॉकआउट किया। तैयारा हादसे में ज़िया-उल-हक की वफात के बाद एक इंतखाबी इत्तेहाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की सूरत में सामने आया। इस इत्तेहाद की तश्कील में मरकजी किरदार अदा करने वाले जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम ने एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ पर एस्टैब्लिशमेंट की मेहरबानियों के बारे में बताया था। नाज़रीन, 90 की दहाई में 2 बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म की गई और उसके बाद दोनों बार नवाज शरीफ वजीर आजम बने। 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बन गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2013 के इंतखाबात को आरोस का इलेक्शन कहा था। नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से सियासत का आगाज करने वाले नवाज शरीफ जब अपनी हुकूमत गिराने वालों का मुहासबा करने की बात करते हैं तो हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के साथ मुआहदा किया था कि अपोजिशन पार्टी आर्मी चीफ से मुलाकातें नहीं करेगी। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जनरल कियानी के साथ दर्जनों मुलाकातें की। इमरान खान के दौर में एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। क्या इस बात की तहकीकात कभी हो पाएंगी कि वो मुलाकातें किस मकसद के लिए होती थी? सवाल नंबर 2, 2011 में अमरीकी अफवाज की आला कमान को लिखे गए मुतनाज़ा खत से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। क्या इस बात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि उस वक्त नवाज शरीफ किसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गए थे? सवाल नंबर 3, 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की नाकामी की सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाली गई। 2019 में जब उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई तो पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून ने तोसी के हक में वोट दिया था। क्या इस बात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून ने ऐसा क्यों किया था? सवाल नंबर 4,
मियां नवाज शरीफ मुतालबा कर रहे हैं कि पता लगना चाहिए कि उन्हें 1993 और 1999 में क्यों निकाला गया। बेनजीर भुट्टो की 2 हुकूमतों को भी 90 की दहाई में खत्म किया गया। अगर पीपल्स पार्टी उनकी तहकीकात का मुतालबा करे तो क्या नवाज शरीफ उसकी हिमायत करेंगे? सवाल नंबर 5। मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के पीछे जो किरदार है उनका भी एहतसाब होना चाहिए। क्या ज़िया दौर में और उसके बाद प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और प्रोजेक्ट IGI की भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की, जिनका कहना है कि एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और सिर्फ हालिया सालों की नहीं बल्कि 1993 और 1999 की भी, कि उस वक्त उन्हें क्यों निकाला। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज एक इंटरव्यू दिया है और कुछ बड़ी अहम खास बातें उसके अंदर भी की हैं। तमाम सूरत हाल के ऊपर तफसील से बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा मौलाना बख्श चांडियो साहब प्रोग्राम में शरीक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। आपका तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, सबसे पहले ज़रा मियाँ साहब के इस बयान के ऊपर आ जाएँ। 1993 और 99 के हवाले से भी फरमा रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो 21 अक्टूबर को तो कहा गया था कि मैंने कोई इंतकाम नहीं लेना और आगे चलना है, मुल्क की तरक्की करनी है। ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने किसी को जो है वो फांसी दे देनी है, मैंने किसी को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान झूलता रहा है हर अदवार में, किसी ना किसी तरह जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो निकाली जाती रही हैं, उनको फारिग किया जाता रहा है। और इस हवाले से उन्होंने ये बात की कि इस चैप्टर को वंस फॉर ऑल क्लोज होना चाहिए और उसके ऊपर आपका भी यकीनन इत्तेफाक राय होना चाहिए, मेरा भी है, कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और उसके अंदर डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रेंथन होना चाहिए, उसकी पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए। और ये तमाम जो मसाइल पाकिस्तान को चंद सालों बाद देखने को मिलते हैं ये नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने इस हवाले से बात की है कि ये जो इश्यूज हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं, इसको हमें वो करने की ज़रूरत है ताकि स्मूथली पाकिस्तान आगे चले, कोई इंटरवेंशन ना हो और जो एक पॉलिसियों का तसलसल है, जो एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, वो स्मूथली हो जाए। तो अज़मा साहिबा, इसमें 1985 के इलेक्शंस और 1990 के इलेक्शंस की भी तहकीकात का मुतालबा करेंगी आप? देखिए, इसके ऊपर मेरी पार्टी कई दफ़ा मंसूर साहब कह चुकी है। ये मतलब कि सबने जो क़याम पाकिस्तान से अब तक सारा कर लें, उसमें क्या हर्ज है। जो हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात करते हैं वो भी तो यही है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो जिसने गलती की है वो अपनी गलती को मानते हुए उसकी माजरत करे और उसके बाद आगे बढ़कर पाकिस्तान को जो है वो इन मसाइल से जो जिसमें पाकिस्तान बार बार घिर जाता है उससे आगे ले जाने का कोई जो है तरतीब बनाई जाए। तो इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो मौलाना बख्श चांडियो साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी तो इसमें पीपल्स पार्टी की भी 90 की दहाई के अंदर जो है 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म की गई और इसके साथ साथ फिर अयूब खान साहब का दौर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वैसे तो उनका केस कल भी लगा हुआ है, लेकिन आप भी मुतालबा करेंगे इन तमाम चीज़ों के जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए? कोई भी महज़ब माशरा ऐसा नहीं है जिसमें एहतसाब की रवायत न हो। एहतसाब के बगैर इंसाफ के पर मुबनी मुआशरा कायम रह नहीं सकता। ठीक, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ वाकई दिल से ख्वाहिश एहतसाब की है या जो ख्वाब है तो काम का लोगों के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने की, वो अगर वो नहीं है एहतसाब है तो ठीक। क्योंकि हमें मसूद खान, मैं जो आपके सामने छोटा सा बनकर बैठा हूँ, हमें बड़ा कड़ा तजुर्बा है एहतसाब के नारे बुलंद करने का। अच्छा। वली खान साहब को अल्लाह वली के रहमत करे, उन्होंने पहले आवाज बुलंद की ज़िया-उल-हक के जमाने में कि इंतखाब नहीं, पहले एहतसाब होना चाहिए जी। फिर इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए कई बार एहतसाब का बहाना बनाया गया। ज़िया-उल-हक का अपना पूरा दौर एहतसाब का दौर रहा। कैसे हम तो डरे हुए हैं, हम एहतसाब नहीं करते,
लेकिन एहसाब के नाम पे जो होता है वो बड़ा भयानक होता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई उसके जमाने का भी और हमारे जमाने का भी, जिया के जमाने का भी। जिया के जमाने का कौन है हिसाब किताब थे? जियाउल हक का जमाने का तो वो हिसाब थे जो जियाओं की छतरी के नीचे हुकूमत में बैठे और कई दहाइयां उन्होंने हुकूमत सिर्फ जियाउल हक की बुनियाद पे की। इन्होंने खड़े होकर कहा कि हम जियाउल हक के ख्वाब की ताबीर करेंगे। जियाउल हक का ख्वाब क्या था? जियाउल हक का ख्वाब इस मुल्क में जमहूरियत का खात्मा था और एक मनपसंद निजाम था जो अल्लाह के नहीं, लेकिन चांडियो साहब, लेकिन यहाँ पे अज़मा साहिबा कह रही है ना कि करें, आप 85 का भी करें, 90 का भी करें, वो जो मेमो गेट स्कैंडल था उसकी भी तहकीकात करें और जो कसूरवार है वो माफी मांगे। तो अगर आपका इशारा अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ है, नवाज शरीफ साहब माफी मांगेंगे, अज़मा साहिबा ने बता दिया, अगर वो कसूरवार हुए तो। मैं कसूरवार हुए तो क्या? आपने कभी सोचा है किसी मुहज्जब जमहूरी मुल्क में कि मुल्क का वजीर अदब रहने वाला रहनुमा पहनकर काला कोट जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो, हाई कोर्ट में खड़ा हो जाए? जनाब, मुल्क की पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो चुकी है। ऐसा कोई जमहूरी सियासत कह सकता है कि पार्लियामेंट अफादियत खो चुकी है? अगर पार्लियामेंट अफादियत खो गई तो फिर बचा क्या मुल्क में? मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं हमें डर तो यही होता है कि एहतसाब के नाम पर इंतखाबात को रोका जाता है। इस बार ऐसा न हो कि एहतसाब के नाम के पीछे ये ख्वाहिशकार फरमा हो कि फिलहाल इंतखाबात मुलतवी हो जाए। मौसम हो रही है, बर्फ हो रही है भाई, मुल्कों में बमबारी होती रहती है, फिर भी इंतखाबात होते हैं क्योंकि मुल्कों की जिंदगी है जमहूरियत, अवाम की तरक्की है जमहूरियत। तो हमें शक नहीं है, लेकिन हमें डर है कि इस नारे के पीछे वो ख्वाब न हो कि इंतखाबात मुल्क, क्योंकि हालात मुल्क ऐसे हैं, काफी इलाकों में नून लीग नहीं है और पंजाब में भी डरी सहमी है। तो कहते तो है कि चलो पंजाब, लेकिन पंजाब में भी डरे हुए सहमी हुए हैं। इसी तरह जैसे पीटीआई सिंध में डरी है, सहमी हुई होती है। बहुत सारे हालात है, हमें एहतसाब से डर नहीं है, हमें इंतखाब से भी डर नहीं है। सच्ची बात पूछे तो सही माना में इस वक्त पीपल्स पार्टी है जो इंतखाबी सरगर्मियों को शुरू किए हुए है। अच्छा, मुल्क के बहुत सारे इलाकों में मेरे महबूब चेयरमैन बिलावल साहब जा रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। मेरा सारा तज्जिया इस पे है कि एहतसाब कहकर इंतखाब को मुलतवी करवाया जाए, इंतखाबात के खिलाफ न साजिश हो। मैं ये कहना चाहता हूँ। हमायूं मोहम्मद साहब, आपकी तहरीक इंसाफ की क्या राय है? सर आप लोग तो एक मंसूर, एक मिनट। जी, मैं जल्दी से आप पॉइंट दीजिए, फिर मैं आके चलूं, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चांडियो साहब ने इतना बड़ा हमारे ऊपर जो है वो तीर चला दिए। चांडियो साहब, आज जरदारी साहब ने कह दिया है प्रोग्राम के अंदर कि अगर इलेक्शन कुछ दिन मुलतवी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है। तो ये इंतखाबात मुलतवी होने का इल्जाम हमारे पे मत डालिए बराए मेहरबानी। हम बिल्कुल एक ही यक जबान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। जरदारी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया, मेरे ख्याल आपने वो नहीं देखा। सो ये इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश हम पे मत डालें बराए मेहरबानी। हम बिल्कुल इंतखाबात टाइम पे चाहते हैं। बाकी बातें मैं अपनी उस पे करूंगी टर्न पे। मेरी बात भी सुनिएगा उज़मा साहिबा। नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी हुकूमत जाने लगी थी, जिनको जल्दी थी हर बात की, अब आप भी ऐसे ही, फिर आप आज उसी नुक्ते पे खड़ी हैं। मैं सियासी कारकुन एक पार्टी का हूँ, मुझे बुलाया गया, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। मैं आपका मौक़िफ़ तो नहीं पेश करूंगा जी, ठीक, मैं आपके दिल की बात तो नहीं करूंगा, मैं तो अपने दिल की और ज़हन की बात करूंगा। ठीक, आपको इंतजार करना चाहिए मैं जवाब मुकम्मल करूं, फिर दोबारा सवाल पूछवाएं आप इनको कहकर मंसूर खान साहब को। इस अंदाज से आपकी बेचैनी बता रही है कि दाल में कुछ काला है। आप बड़े बेचैन है आज उज़मा साहिबा, पहली इतनी कम बेचैन होती है, लेकिन आज बहुत ज्यादा बेचैन है। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर इंतखाब होंगे जरूर। कितना भी भागेंगे आप, भाग नहीं पाएंगे आप इंतखाब से। अब इतने मुश्किल हालात पाकिस्तान ने देखे कि इंतखाब के बगैर कोई हल नहीं है। मैं डॉक्टर साहब, आपकी सर क्या राय है? एहतसाब की बात हो रही है, आप भी एहतसाब का मुतालबा करते रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई को क्या हुआ था, तहकीकात होनी चाहिए। 16 माह की हुकूमत किस तरह आई थी पीडीएम की, आप लेकिन अगर ये तहकीकात का अगर ये पंडोरा बॉक्स खुल गया तो 2018 की भी तहकीकात होंगी, 30 अक्टूबर 2011 की भी तहकीकात होंगी। आप राजी हैं इसके ऊपर?
हम बिल्कुल राज़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि जी आप तहकीकात करें, शुरू से स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करें पाकिस्तान की, अगर हम डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को देखते हैं, आप 1971 से तहकीकात शुरू करें। 160 के बदले 80 आप तहकीकात करें। उसके बाद 1981 में करें, तहकीकात करें कि एक बंदे को जिसको कुछ नहीं पता, जिसको अलिफ बे 1 2 3 नहीं आती, उसको फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बनाए। आप तहकीकात करें 1985 की, आप तहकीकात करें 1990 की कि उस वक्त IGI कैसे बनी, किस किस ने फंडिंग किया। ज़रूर तहकीकात करें आप। उसके बाद अगर तहकीकात का होता है कि 1993 में करते, तो आप पता करें 1996 में उनकी दूसरी हुकूमत किसने गिरवाई थी, किस लिहाज से की थी। जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिश की है, जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और हर कोर्ट के ख़िलाफ़ साजिश की है, वो कौन शख्स है? वो एक ही शख्स है और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। अच्छा, इन्होंने ही हर जगह पे ये किया हुआ है। लेकिन देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक मिनट है ना, बिल्कुल अभी वाव के बाद आगे और बहुत चीजें जाएंगी। अभी आपको पूरी अलिफ बे सिखाते, सब्र करें जरा, ठीक है। अच्छा आगे देखें, अभी क्या हुआ है, अभी शुरू हुआ है ये केपी में जब जलसे हुए, जुनेद अकबर के ऊपर उन लोगों ने XMNA, उसके ऊपर उन्होंने चतराल से वो कर दिया, FIR कटवा दी, उनको चतराल लेकर गए। पता चला कि जिस शख्स के नाम से FIR कटी, उसने कहा मैंने तो कोई FIR काटी ही नहीं है, ये पुलिस वालों ने, ये केपी की पुलिस वालों ने। और केपी की पुलिस आजकल क्या कर रही है? केपी की पुलिस आजकल वही कर रही है जो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है। क्यों? वहां पे आप देखें, वहां पे जलसा होता है, ये शांगला में जलसा होता है, अमीर मकाम को पूरी तरीके से, जिस गांव में अमीर मकाम कर रहा है वहां पे सब ठीक है, वहां पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन उसके साथ वाले गांव में जहां PTI अपने वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, वहां पे दफा 144 लगा लेते हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं, इनसे जरा ये भी सवाल करना चाहिए ना यार, चीजें। अच्छा अभी आपको पता चल गया कि ये जो जलालपुर जट्टा में इनका क्या हशर हुआ है। देखिए ये लोग सिलेक्टेड, इनको जरूर गले लगा लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन अवाम ने इनको धुतकार दिया है। अवाम ने इनको ऐसा धुतकारा है, अब इनको समझ नहीं आ रही, तो इसलिए अपने बयानियां बदल रहे हैं। वो जो पहले अल्लाह के हवाले कर दिया था, अब वो दोबारा अपनी जेब में लेकर आ रहे हैं कि भाई ये चीजें कर लो। इनको समझ नहीं आ रही। ये लोग इस वक्त इतने भुखलाए हुए हैं कि आप इनको, मेरे ख्याल में इनको सूट ये करेगा, मियां नवाज शरीफ को सूट ये करेगा कि इनकी ये जो क्या कह सकते ना अहली है, ये बरकरार रहे। कम से कम इनको एक बहाना मिल जाएगा कि मुझे क्यों निकाला। इस दफा इनको जब डालेंगे ये ना नया फॉर्मूला लाए आप इनको समझ आ जाएगी। डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है कि नून लीग चाहेगी कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली बरकरार रहे? सर ये तो नया मार्केट में आया है सर, ये क्या बात है? सर जी अगर देखे, ये इसलिए कर रहेंगे कि इनके पास कोई बयानिया आ जाएगा, ये किसी ना किसी वजह से ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि भाई हम लोग इस वजह से हारे थे। इनको अवाम ने इतना सुनाना है, जरा निकले तो सही बाहर, जरा 8 फरवरी आने तो देना। इनसे वो अवाम इंतकाम लेगी। ये लोग कहते थे कि जी हम लोगों ने मुल्क बचाया है, हम लोगों ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। 18 महीनों में इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर ये कहते थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 3.5 साल में या 4 साल में रिकॉर्ड करके लिए, इन्होंने 18 महीने में उससे ज्यादा लिए। मैं सर अज़मा साहब 18 महीने में उससे ज्यादा लिए। सर मैं अज़मा साहिबा से जरा एक मिनट जवाब लूं। अज़मा साहिबा, ये बड़ा गलत पंडोरा बॉक्स आप खोलने लगी हैं, बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए अगर वो, और ये जो इसका भी जवाब दे दीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप लोग तो चाहते हैं नवाज शरीफ साहब ना अहली रहे हैं, क्योंकि और कोई बयानिया नहीं है आप लोगों के पास बेचने के लिए। देखिए पहली तो बात यह है कि मौलाना बख्श चांडियो साहब जो है ना मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, उनके साथ जरा बात करते हुए मुझे मौलाना नहीं, मौला बख्श चांडियो, लेकिन आज पता नहीं मतलब वो किस बात पे किस बात पे इतना गुस्से में है। मैंने तो सर सिर्फ इतना कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने आज इलेक्शन आगे बात करने की बात की है, आपने मेरे पे फायर तान लिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तारीख पे जाना है, तो तारीख तो बहुत सारी पीपल्स पार्टी की भी है। हमें चूंकि हमारी पॉलिसी है कि हमने आपके किसी भी जो है वो फायर का जवाब नहीं देना और आपको लगे रहने देना चाहिए, आप लोग खुश होएं अकेले बातें कर करके। लेकिन बलोचिस्तान की हुकूमत कैसे गिरी, कैसे गवर्नर राज लगे पंजाब के अंदर, कैसे जो है, ये सब रीसेंट पास्ट की बात है, बहुत पीछे तो मैं जाती नहीं पीपल्स पार्टी की जो है वो बाकी तारीख के ऊपर।
सो इसलिए बराए मेहरबानी मतलब आप करते रहिए। अगर आपको इस तरह से ताने मार के, अगर आपको इस तरह से एक सिलेक्टेड किस्म की तारीख बता के अगर आपको लगता है कि आप बड़ा पर्पस सर्व कर रहे हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। आ जाते हैं डॉक्टर साहब के ऊपर। डॉक्टर साहब को जो है ना बड़ा शौक है दूसरों को सिखाने का। बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब दूसरों को सिखाने से पहले जो है वो अपनी थोड़ी सी जो है वो अपनी तरफ देख लिया करे। आपका तो वजीर आजम कहता होता था मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि करते क्या है, मुझे तो 2 साल समझ ही नहीं आई कि होता क्या है। और वो जो है वो ट्रेन करने के लिए जो है वो उस्मान बुज़ार पंजाब में दे दिया था 12 करोड़ के सूबे के ऊपर। तो किसको कितना आता है और किसने कितना डिलीवर किया, ये तो मेरा ख्याल है ना ही बात करें तो बेहतर होगी। दूसरी बात जो है वो ये जो रोना रो रहे हैं केपी का, आप आज भी वीडियोस निकाल के देखिए। इनको सिर्फ 1-2 मौके मिले हैं जो इन्होंने जलसे किए हैं, उसके बाद वीडियोस देखें क्या आ रही हैं इनके कारकुनों की। अभी भी वही जलाओ गिराओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये प्रॉब्लम है पीटीआई का दहशतगर्द विंग जो है ना, और जो ये दहशतगर्द पीटीआई की एक सियासी तंजीम की आड़ में जो दोबारा से प्लान कर रहे हैं ना, आप इन सबके जरा दोबारा से इनकी टोन देखिए। आज वो शेर अफजल मरवत जो है वो जो कल तक पाक फौज दहशतगर्द, जी हाँ बिल्कुल दहशतगर्द विंग, और बल्कि तहरीक इंसाफ अब रही दहशतगर्द विंग गई है। बाकी तो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं पंजाब में, हमें बताने की बजाय मुझे पंजाब में अपनी पार्टी ढूंढ के तो दिखा दे कहां है, मुझे हम पंजाब में कहां है इसकी फिक्र ना करें। वो कह रहे हैं ढूंढ के बताएं। वो कह रहे हैं 8 फरवरी को आप देखिए आवाम हाल क्या करेगी आपका। मंसूर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चले लग जाएगा पता, उसके लिए उम्मीदवार भी होने चाहिए ना, पहले उम्मीदवार तो पूरे कर लें। मैं गुजारिश जो दूसरी इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ, कल तक शेर अफजल मरवत ने जो है वो नारे लगाए पाक फौज जिंदाबाद, हमें पाक फौज से बड़ा प्यार है, और उनको अचानक से दोबारा मोहब्बत आ गई पाक फौज पे। आज दोबारा उन्होंने जो है वो खड़े होकर बाकायदा तौर पर गालियां दी हैं वर्दी को, और बाकायदा तौर पर उन्होंने फिर आज जो है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, वर्दी उतार के सामने आओ। ये क्या है? ये क्या समझते क्या है अपने आप को? ये क्या तालिबान है? ये तालिबान से ऊपर की कोई चीज बन गए हैं? ये अलकायदा है? ये है क्या? अगर इनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं चलना और इनको लगता है कि इनको मसल्स दिखाने हैं, तो फिर रियासत भी मसल्स दिखाएगी, फिर रोना किस चीज का है? ठीक, फिर रोया ना करे ना। फिर जो है अगर आपको बड़ा शौक है जंग लड़ने का, हकीकी आजादी लेने का, तो हकीकी आजादी आज तक तो बता नहीं सके हकीकी आजादी लेनी किससे है। फिर आजादी लेनी है तो फिर रोया ना करें, फिर जरा मैदान में खड़े होकर खुल के बताएं कि आपने हकीकी आजादी किससे लेनी है, और आपकी हकीकी आजादी में फिर जब आपको पड़ेंगी तो फिर आपने रोना नहीं है। मौलाना बख्शांडियो साहब, अज़मा साहिबा कह रही हैं बलूचिस्तान की हुकूमत किस तरह गई, फिर अगर ये चीजें बोलना शुरू कर दी ना, अभी तो लिहाज है, नून लीग लिहाज कर रही है, हमें कहा गया है कि नहीं अटैक करना, वापस जवाब नहीं देना, इसलिए हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मैं उनकी खामोशी को कमजोरी नहीं समझ रहा हूं, उनके बोलने पे बोल रहा हूं। अगर वो खामोश रहे तो फिर हमें क्या तकलीफ है कि हम जरूर बोलेंगे। हाँ। एक शख्सियत बोलेगी नहीं, हम उसका जवाब क्या देंगे? जब वो बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि बोलता है। अभी आप हमें आप याद दिला रही है बलूचिस्तान, आप ज़ियाउल हक भूल गई है। ज़ियाउल हक जिसके जुल्म के पाकिस्तान और सिंध के चप्पे चप्पे पर ज़ियाउल हक के जुल्मों के निशानात है। आप उनके ख्वाबों की ताबीर करने के लिए कस्में खा रहे थे, उनके जनाजे पे खड़े थे। अब ऐसा ना करें, हम उन बातों में नहीं पड़ रहे। मैंने तो बात सिर्फ इतनी की है कि एहसास की बात दुरुस्त है, लेकिन हमें डर है कि एहसास के नाम पर इंतखाबात से इनकार भागा जाता है, हम इससे डर रहे हैं। मैंने तो बात इतनी की है, आप इतना बड़ा गुस्सा, इतना क्या मिल गया है जिससे छीनने का आपको इंतजार है? अब वो तो लाहौर की, जरा मेरी बहन सुन ले, लाहौर में वो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, बहुत अच्छी थी, पीटीआई की बहन है हमारी, लेकिन उन्होंने तो मिन्नतें की मियां साहब के लिए कि मियां साहब को ये भी बीमारी है, मियां साहब को ये भी बीमारी है, देर लग गई तो खुदा ना खासा जिंदगी को कुछ हो जाएगा, फिर जिम्मेदार हो गया आप लोग। अल्लाह जिंदगी दे मियां साहब को, मैं तो मियां साहब का खैर पाऊं। वो गए, लौट कर आ गए, क्या इलाज हुआ, कहाँ दाखिल हुए, वो सब जाहिर है, छुपा कुछ भी नहीं है। अभी आए हैं बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह करे हमेशा ठीक रहे, लेकिन गए कैदी की हैसियत में, आए हैं हुक्मरान की हैसियत में, तो सवाल तो बनता है। नहीं तो चांडियो साहब आप क्या फरमा रहे हैं? क्या नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं थे? सर बीमार तो थे, बीमार होके गए हैं सर बाहर, बीमार नहीं थे? मैं ये कह रहा हूं, तो गए तो कैदी बनकर, आए हैं हुक्मरान बनकर,
अदालत पहुंच गई मियां साहब के हिमायत में और उनके मामला पूरे कागजात पूरे करने के लिए एयरपोर्ट पे अदलिया पहुंच गई। ये रियायत क्या कम है? और ये जो ऐलानिया खुद कहते फिर रहे हुकूमत के लिए, ये क्या रियायत कम है? ये जो बाप पार्टी को मिला रहे हैं, ये बाप पार्टी ऐसे ही मिल जाती है? बाप पार्टी किसी को मुफ्त में मिली है? चांडियो साहब मिल गई है? चांडियो साहब आप बताएं ना, फिर बाप पार्टी किस तरह मिलती है? बाप को बाप का बाप भी होता है। अच्छा। बाप के बाप ने कहा तो बाप की पार्टी मिलती है। अच्छा। ऐसे नहीं मिलती है। अच्छा। अब जो मिले हैं उन्होंने देखा है, अब वो किसकी हिमायत कर रहे हैं? सब उन्हीं की हिमायत कर रहे जो मियां साहब के साथ है। ठीक। जितनी रियायतें वो मियां साहब को मिल रही, लेकिन हम इससे नाराज नहीं है। अच्छा। हमें कोई गुस्सा नहीं है। उन्होंने हमेशा ऐसी सियासत की है। अब ठीक कहा है उन्होंने, मेरे डॉक्टर साहब ने, हर हुकूमत के खिलाफ ये कौन गया कोर्ट में काला कोट पहन के कि अफादियत खत्म हो गई है? नवाज शरीफ साहब गए थे। नवाज शरीफ साहब तो किसी सियासी आदमी को ये जेब देता है? किसी जमहूरी आदमी को जेब देता है कि वो जाकर खड़े होकर कहे कि पार्लियामेंट अपनी हिफाजत खो चुकी है? ऐसे कभी होता है? ठीक है, कभी नहीं होता है। ठीक। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये थोड़ी देर पहले अज़मा साहिबा ने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात की, दहशतगर्द विंग, ये भी एक इल्ज़ाम लगाया आपकी जमात के ऊपर। सर ये शेर अफजल मरवत साहब चाहते क्या हैं? सर वर्दी के हवाले से आज वाकई उनका एक बयान आया है सोशल मीडिया पे, जिसमें बड़ी सख्त किस्म की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है। आपकी पार्टी का बयानिया है क्या वर्दी को लेके? क्या वर्दी के साथ चलना है, वर्दी के अगेंस्ट चलना है? क्या है बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? सर देखिए, मुझे नहीं पता शेर अफजल मरवत साहब ने किस बेसिस पे ये कहा है, ना मैंने सुना है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है, गलत कहा है, बहुत गलत कहा है, बल्कि पार्टी लाइन के खिलाफ बात की है। क्योंकि पार्टी लाइन के लिहाज से जो मुझे लास्ट इंफॉर्मेशन है, वो जो मेरे लिए तो कप्तान ही बानी है, ठीक है, तो जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कप्तान है, उसने कहा था कि कोई शख्स सेनेटर साहब, किसी किस्म का सेनेटर साहब, पाकिस्तान मैं बड़ी माजरत के साथ मैं आपको जरा यहाँ पे काटूंगा। सर उनका नाम इमरान खान है और आप उनका नाम ले सकते हैं। आपको कम से कम ये बानी, चेयरमैन और इधर जाने की जरूरत नहीं, ले इमरान खान का नाम कहें, इमरान खान। आगे बोलिए सर। मैं तो लेता हूँ, वो अक्सर वो टूट की आवाज आ जाती है। कोई टू नहीं होगा, कोई चू नहीं होगा, कोई पा नहीं होगा, आप बोलिए खुद। अच्छा ठीक है, अगर नहीं होगा फिर तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमरान खान, ठीक है, अपना खान, हमारा खान, सबका खान, इमरान खान। उसने सबको ये कहा हुआ है कि आप इस किस्म की कोई बात पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ नहीं करेंगे। देखिए हमारे बास डिफरेंसेस हैं, हमारे बास साहब ये क्या कर रहे हैं आप? जगह पर है। एक मिनट है जो हमारे खान है। अच्छा, ये कह रहे उनके खान, हम सबके नहीं, हमारे खान नहीं है। अच्छा, सबके खान है, आपके भी खान है, आपके सबके खान है, आपके कप्तान है, फिक्र ना करें। अच्छा बात सुने सर, चांदियो साहब बात जरा सब्र कर ले, जरा हाथ हौला रखें, अभी मैं भी जरा खामोश होता हूँ, जरा तो कर लेने दे, जरा थोड़ा बोले डॉक्टर साहब बोले। अच्छा देखिए, इन्होंने ये बातें की तो सबसे पहले तो जिस लिहाज से इन्होंने बात की है ना, वो मैं भी कहता हूँ कि वो गलत की है अगर उन्होंने कहा है। लेकिन देखिए पॉइंट ये है, इन्होंने बुज़दार के ऊपर किया है। अगर मैं बुज़दार को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं और उनको 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बना दूं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना दूं, तो ट्रस्ट में बुज़दार में और मियां नवाज शरीफ में फ़र्क नहीं रहेगा। आप जरा मियां नवाज शरीफ को आज से चले जाए ना, आज से 30 साल पहले चले जाए ना, आज से 30 साल पहले चले जाए, आपसे 30 साल पहले चले जाए, देखिए क्या थे आप, देखिए वो क्या थे। अच्छा आसमा साहिबा इसलिए पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा बात नहीं करती कि ये इनसाइडर भी रह चुकी है ना पीपल्स पार्टी की, इनको बहुत सारी चीजें पता हुआ है, इसलिए जरा शायद चांदियो साहब इनका जरा लिहाज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप आज देखें एक शख्स 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहा है, वो आज भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे फिल बदी नहीं बोल सकता, किसी पॉलिसी के ऊपर फिल बदी नहीं बोल सकता, किसी चीज के ऊपर फिल बदी कोई। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर मौलाना बख्श चांडियो साहब, अज़मा बुखारी साहब। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आवाम के एक अहम मसले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन गुज़िश्ता 18 माह के दौरान मुल्क में अद्वियात की किल्लत एक बड़ा मसला बनके सामने आया है। बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान ने जान बचाने वाली अद्वियात पहले अवाम की पहुंच से दूर कर दी, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि डेंगू बुखार की आम सी गोली भी मार्केट से गायब है। मल्टीनेशनल कंपनी और मुकामी दवासाज कंपनियों की बाहमी लड़ाइयां भी अद्वियात की किल्लत की एक बड़ी वजह है। यही नहीं, मुल्क में डॉलर की किल्लत की वजह से जान बचाने वाली अद्वियात दरामद करना
और महीनों एलसीज का ना खुलना, स्मगल शुदा अद्वियात और बगैर लाइसेंस कंपनियों का अद्वियात की फील्ड में काम करना भी मसाइल की फहरिस्त में शामिल है। मुल्क में इस वक्त 47 साल पुराना ड्रग एक्ट नाफिजुल अमल है। मुकामी दवासाज कंपनियों की कई अद्वियात की मंजूरी की दरख्वास्तें इस वक्त ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान यानी कि ड्रैप में ज़ेर इल्तवा हैं। एक ऐसे वक्त में जब हमसाया मुल्क भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां 28 अरब डॉलर की बरामदात करती हैं, पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनियां सिर्फ 70 करोड़ डॉलर की बरामदात करती हैं। 50 साल कबल बनने वाले मुल्क बांग्लादेश की कंपनियां दुनिया के 140 मुल्कों की अपनी अद्वियात बरामद करती हैं, जबकि पाकिस्तानी फार्मा की बरामदात सिर्फ 60 मुल्कों तक महदूद है। ये तो तस्वीर का सिर्फ एक रुख था। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो मुल्क में काम करने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर बाकायदा ये इल्जाम लगता है कि इन कंपनियों की अक्सरियत रिश्वत देने के लिए बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं और अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ को भी खुश रखने के ये लोग माहिर होते हैं। मुल्क में डॉक्टर्स मखसूस फार्मा कंपनियों की अद्वियात मरीज को तजवीज़ करके उन्हीं कंपनियों से कमीशन खाते हैं, जबकि इन डॉक्टर्स के मुल्की और गैर मुल्की तफरीही दौरे तो ये कंपनियां खिदमत खल्क समझ कर करवाती हैं। इन कंपनियों की पहुंच ऐवान इक़्तिदार के करता धरता लोगों तक भी होती हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता 18 माह में दवासाज कंपनियों के गठजोड़ से तकरीबन 900 अद्वियात की कीमतें 50% से 150% तक बढ़ा दी गई हैं। प्रोग्राम में इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां खालिद बिस्वा साहब। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक जगह तो महंगी अद्वियात का मसला सामने आ रहा है और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी अद्वियात हैं जो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं आखिर क्यों ये अद्वियात नहीं दे पा रही? जी मंसूर, थैंक यू फॉर द टाइम इस इम्पोर्टेंट इशू के लिए। देखें, सबसे पहले एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा के बाद जब सप्लाई लाइंस बंद हो गई थी और ख़ास तौर पे ख़ाम माल जो सबसे ज़्यादा दुनिया में बनता है वो चाइना और इंडिया में बनता है, और वहाँ पर जब कारखाने बंद हो गए थे और कुछ दिनों के लिए नहीं, काफ़ी महीनों के लिए बंद हुए थे, तो पूरी दुनिया से एक भूचाल पड़ गया था। पूरी दुनिया में जब ये ओपन हुई सप्लाई लाइन्स तो डिमांड्स लेवल्स बहुत हाई थे। उस वजह से जो डॉलर्स में कीमत बढ़ गई, काफ़ी खाम माल की जो डॉलर्स में बढ़ गई। एक तो हमारा इशू पाकिस्तान में चल रहा है कि डीवैल्यूएशन की वजह से रुपए की कदर में वाजे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है पिछले 2 सालों में। उसके साथ साथ डॉलर्स में कुछ कीमतों, जो रॉ मटेरियल की खाम माल की कीमतें बढ़ गई। जब वो डॉलर्स में बढ़ी और पूरी दुनिया में डिमांड यकदम दोबारा सप्लाई लाइन्स खुलने के बाद आई, और साथ पाकिस्तान में आपको जिस तरह आपने खुद कहा अभी इब्तदाई में कि डॉलर्स की एलसीज के इशूज़, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी के इशूज़ भी मौजूद थे, तो उस वजह से यहाँ पर डॉलर बेस्ड में जो रॉ मटेरियल की महंगाई थी वो उसका असर एक जगह पे पड़ा। दूसरा जो जनरल इन्फ्लेशन, महंगाई, बैंक मार्कअप रेट्स ऑल टाइम हाई, खित्ते में सबसे ज़्यादा हाई, बल्कि इन्फ्लेशन 40% से ऊपर सरकारी तौर पर जो बताई जा रही है विच मीन्स के असल में वो उससे भी ज़्यादा होगी। और डॉलर की डीवैल्यूएशन जो इस खित्ते में क्या पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं रुपए की कदर कहाँ जा रही है, तो इन सारी वजूहात की वजह से पिछले 2 से 3 साल में जो सूरत हाल रही है वो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड रही है, हिस्टोरिकल रही है। और उसमें हम क्योंकि मजबूर हैं, ऑल्दो हम 95% ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके हम अद्वियात पाकिस्तान में बना के लोगों तक पहुंचाते हैं, पाकिस्तानी अवाम तक, लेकिन उसका 90% खाम माल इंपोर्ट किया जाता है, जिस तरह आपने कहा दरामद किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टक विद दैट। उसके लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आखिर इसके बावजूद भी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती, क्या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही? आप लोगों के गवर्नमेंट से क्या मुतालबे हैं, कुछ उसके बारे में बताइएगा। देखिए, आपने जो बात शुरू में कही है बड़ी ज़रूरी बात है समझना कि पाकिस्तान में 1976 का ड्रग एक्ट एक इम्प्लीमेंटेड है जो उस टाइम के मुताबिक बिल्कुल सही कानून बना था। उस टाइम पे दुनिया में उसी तरह चीज़ें चल रही थी। लेकिन अगर हम हमसाए मुल्कों का आपने जिक्र किया, इंडिया का, बांग्लादेश का, बांग्लादेश ने फॉर एग्जांपल इस साल नया कानून बनाया है 2023 में। उन्होंने पिछले ड्रग एक्ट जो थे अपने स्क्रैप कर दिए, उन्होंने नए सिरे से कानून बनाए हैं आजकल के हालात और दुनिया के बिजनेस एनवायरनमेंट और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह इंडिया ने मुतअद्दिद दफ़ा उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, उसमें अपडेट्स किए हैं एज पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमारा अनफॉर्चुनेटली कानून बहुत पुराना है। और नंबर 2, जब 2018 में एक प्राइसिंग पॉलिसी बनाई गई पाकिस्तान में, जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, ये शाहिद खान अब्बासी साहब की कैबिनेट में, नून लीग की गवर्नमेंट में तब बनाई गई, और कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। उसमें ना सिर्फ काबीना बल्कि प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स ऑन हेल्थ, ECC,
स्टेक होल्डर्स यानी कि हम जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं और मल्टीनेशनल्स, और ये इवन सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक मामला भी गया था, और इन सारों के म्यूचुअल कंसेंट से एक फाइनली एक पॉलिसी बनी जिसपे हर एक का इतबार था। लेकिन पिछले 2 साल से उस पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं हो रहा। आपने जिन एप्लीकेशंस की बात की और गवर्नमेंट से बात की कि हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, हम तो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो एक पॉलिसी है जो कि चलें दुनिया में मे भी बेहतरीन पॉलिसी नहीं होगी, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट फाइनली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बना था और 2 साल से अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। एक ये भी बात कही जाती है जो आपने भी जिक्र किया कि शायद जी हाई अप्स तक कोई हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं और हम मिस यूज करते हैं उन कॉन्टैक्ट्स। वो ये बात समझने वाली है कि जो 262 अद्वियात 2 साल से प्राइस रीफिक्सेशन के लिए पेंडिंग है, ड्रैप ने अप्रूव कर दी हैं अंडर द पॉलिसी, बट वफाकी हुकूमत के पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ड्रैप ने उन्हीं मीटिंग्स में 2017 की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की थी क्योंकि वो एज पर पॉलिसी एज पर लॉ कंप्लीट नहीं थी, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी सर्टिफाइड इनवॉइसेज, एवरीथिंग, कस्टम डिक्लेरेशंस कंप्लीट नहीं थी। जहां 262 अप्रूव हुई अंडर द पॉलिसी, 217 रिजेक्ट भी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल से जो अप्रूव्ड किया गया रिफिक्सेशन ऑफ प्राइसेस का, खासतौर पे पुरानी अद्वियात में, इनमें टीबी की अद्वियात हैं, इनमें कैंसर की अद्वियात हैं, इनमें डायबिटीज़ की अद्वियात हैं, इनमें हाइपरटेंशन की अद्वियात हैं, इनमें बच्चों के अद्वियात हैं, इनमें मिर्गी की अद्वियात हैं। उन सारों में अनफॉर्चुनेटली 2 साल से अमर दरामद पॉलिसी पे नहीं हो रहा। इसी वजह से इस सेक्टर में खास तौर पर इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है। मल्टीनेशनल्स जो एक टाइम पे 40 पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी अब 10 से कम रह गई हैं। और वो क्यों जा रही हैं? वो कहती हैं एक तो इस मुल्क में लॉज अपडेट नहीं होते, दूसरा वो कहती हैं कि जी जो बन गए हैं लॉज, जैसा 2018 की पॉलिसी है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब हमारे तो कंट्रोल से बियॉन्ड है ना, हम तो गवर्नमेंट को पिछले 2 साल से आप लोगों के थ्रू, प्रिंटेड मीडिया के थ्रू, अपनी मीटिंग्स में, डिफरेंट हर लेवल पे मीटिंग्स में इस बात का इदराक कर रहे हैं कि खुदारा इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि एक दिन आएगा कि ये मसला बहुत बड़ा होता जाएगा और अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्रियाँ बंद होने तक तो आई जाएंगी। अवाम का जो नुकसान होगा, पेशेंट को जो दवाई नहीं मिलेगी, जो दर बदर दौड़ेगा, उसका क्या बनेगा? इसका कोई तरीक़ेकार एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। ये गैर कानूनी है अगर हम अपने तौर पर कीमत बढ़ा दें। कानून बहुत सख्त है पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर। दुनिया में तकरीबन सख्त तरीन कानूनों में कानून है जो ड्रग कोर्ट्स का हमारा कानून है, और ड्रग एक्ट में जो सजाएं दी गई हैं, दुनिया में सख्त तरीन है। यहाँ पर प्रैक्टिसेस की जहां पे बात हो रही है तो आपकी इंडस्ट्री के ऊपर इस बात का भी इल्जाम लगता है कि डॉक्टर्स को यहाँ पे कमीशंस दी जाती हैं, उनको फॉरेन टूर्स करवाए जाते हैं, हर किस्म के लालच उनको दिए जाते हैं कि एक कंपनी की दवाई नहीं बल्कि दूसरी कंपनी की दवाई को जो है आप रेफर करें, उसको प्रिस्क्राइब करें। और इस कंपटीशन के अंदर बड़े अनफेयर मींस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक दवाई जो सस्ती मिल रही होती है उसके बजाय महंगी दवाई डिलिबरेटली जो है वो रेफर करवाई जाती है पेशेंट्स को। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मंसूर, ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है दुनिया के काफ़ी मुल्कों में, पाकिस्तान में भी इसका इशू है। ये ऐसी बात नहीं है कि इस चीज़ का इशू नहीं है, ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अमेरिका जो कि इतनी डेवलप मार्केट है और फार्मा की लीडर मार्केट समझी जाती है, वहाँ ये बहुत बड़ा मसला है और वहाँ बड़ी कंपनीज को कई अरब डॉलर भी फाइन इन चीज़ पे हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में ड्रैप ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, पाकिस्तान ने एक एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का SRO निकाला हुआ है, कानून मौजूद है। वो कानून लागू होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, यानी हम लोगों पर जो यहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होल्ड करते हैं, हम पे वो कानून लागू है। ये ड्रैप ने कानून निकाल चुकी हुई है। इसी तरह डॉक्टर्स को PMDC और बाकी लोग, उनका जो मौजूदा कानून बनता है वो उस चीज़ को देख रहा है और उन पर इंप्लीमेंट करता है। देखें डॉक्टर्स की एक चीज़ मैं अगर बात इस पर कहूँ तो मैं ये कहूँगा, देखें डॉक्टर के पास जो पेशेंट आता है, डॉक्टर के पास उसका हिस्ट्री, उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। एक डिबेट ये भी चलता है क्या डॉक्टर को दवाई का नाम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। देखिए उसमें ये बात समझने वाली है कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप डॉक्टर अपना बार बार चेंज नहीं करते। आपको तसल्ली जिस डॉक्टर से होती है, जिसके पास आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है, सबसे पहले आप जाएंगे तो वो आपको मेडिकल रिकॉर्ड ही देखेगा, पिछला रिकॉर्ड देखेगा। उसको पता है कि किस दवाई का, किस मॉलिक्यूल का असर बेहतर है, किसका असर बेहतर नहीं है। जहां तक वो कानून की आपने बात की जी ओवरसीज टूर कराते हैं, इस पर कानून मौजूद है। जो इन चीज़ में मुलव्वस, हम एज एन इंडस्ट्री इसको सपोर्ट नहीं करते, हम एज एसोसिएशन इसको सपोर्ट नहीं करते। कानून मौजूद है, उसमें सजाएं भी दी गई हैं, सजाएं भी मुरतब की गई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड बी इन एक्शन वेयर सच थिंग्स आर हैपनिंग। वो जाएं, पकड़ें जो गैर कानूनी काम करें और उसके मुताबिक सजाएं दें। उन सजाओं का मकसद ही ये है कि जो गलत काम करे उसको पकड़ा जाए। हम एज एन एसोसिएशन या एज एन इंडस्ट्री आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर कोई दवासाज कंपनी किसी डॉक्टर के साथ इस किस्म की अरेंजमेंट्स करती है तो वो गैर कानूनी है और उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। यू सपोर्ट दैट?
देखिए मंसूर, इसमें जो मैंने बात कही कानून मौजूद है। जो एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का 2022 में ड्रैप ने कानून लागू किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव किया, वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया, वो मौजूद है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि क्या चीज़ें कानूनी तौर पे अप्रूव्ड हैं, क्या चीज़ें कानूनी तौर पे अप्रूव नहीं है। देखिए मेडिकल रैप जरूर डॉक्टर के पास जाएगा, क्यों जाएगा? अगर कोई नई दवाई आती है, उस दवाई पर रिसर्च हुई है, उस दवाई से पता लगा है इसके और क्या फ़ायदा या खुदा न ख्वास्ता इसके नुकसान क्या हैं, कि किस किस्म की बीमारी में ये दवाई नहीं देनी, ये साइंस है एक पूरी, इसके पीछे पूरी रिसर्च होती है, पूरी दुनिया में की जाती है, हम भी उन रिसर्च को फॉलो करते हैं, तो जाएगा जरूर डॉक्टर के पास। लेकिन उसका मकसद जाने का ये नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, उसका मकसद कानूनी तौर पे जाने का ये है कि उस दवाई के और उसके फायदे और नुकसानात के मतलब बताए। अगर खुदा ना ख्वास्ता वो कंपनी को इलीगल हरकत कर रही है तो कानून के मुताबिक उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बार बार एक मुतालबा ये जो किया जाता है कि जनाब अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी जाएं, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी आप एक लिस्ट के हवाले से बता रहे थे। इससे भी आपकी जो जितनी भी कंपनीज हैं जो दवाइयाँ यहाँ पे बनाती हैं उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अवाम यही कहते हैं कि जनाब ये भी जो है वो एक तो वैसे ही बंदा बीमार, ऊपर से जब उसकी दवाई लेने जाओ तो वो आधा खून तो वही चूस लेती हैं दवाइयों की कीमतें ही। किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप इस मुतालबे को, अवाम के सामने किस तरह जस्टिफाई कर पाएंगे? देखें इसमें एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट समझने का ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर दवाई की कीमत मुरतब होने के लिए वफाकी हुकूमत तक जाती है, यानी कि फेडरल कैबिनेट, वफाकी काबीना तक जाती है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लॉज बनाए जाते हैं और अदारों को इख्तियार दिया जाता है कि उनको इम्प्लीमेंट करें। आपके जो नेपरा, ओगरा, पेमरा, आपके जो SCCP, इस तरह के अथॉरिटीज़ हैं, दे आर इंडिपेंडेंट अंडर द लॉ। लॉ वफाकी हुकूमत ने बनाया है, कानून वफाकी हुकूमत ने बनाया या पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें अमल दरामद ये इदारे कर रहे हैं। ये वाहिद मुल्क का इदारा है जिसपे हर दवाई, एक दवाई की, आपको पता है पैनाडोल का मसला चल रहा था, उस एक दवाई की कीमत सेट होने ECC में, उसके बाद वफाकी काबीना में गई है। ये टेक्निकल मसला है, ये प्रोफेशनल लोगों ने हैंडल करना है, ये सियासी मसला नहीं है। इसको सियासी मसला अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर दफा बना दिया जाता है। ये आप देख लें, दुनिया में किस इस तरह का कानून कहीं नहीं है कि हर एक दवाई की कीमत तय होने वफाकी काबीना में जाए, नंबर एक। दूसरी बात मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा, देखें कि जी महंगी होगी दवाई। देखें बात ये है कि हम खिते में और दुनिया में कंपैरिजन कर लें, हमारे पास रिसर्चेस मौजूद हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। हम दुनिया में तकरीबन सस्ती तरीन दवाई बना रहे हैं, इसके बावजूद कि हमारा डॉलर के हालात अनफॉर्चुनेटली, हमारी इन्फ्लेशन के हालात अनफॉर्चुनेटली, हमारे बिजली के रेट अनफॉर्चुनेटली, हमारे बैंक का रेट दुनिया, बैंक मार्कअप रेट दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अगर सबसे ज्यादा नहीं है तो खिते में तो सबसे ज्यादा बिल्कुल हैं। उसके बावजूद हम इस खिते में तकरीबन सस्ती तरीन दवाई दे रहे हैं, खाम माल को इम्पोर्ट करने के बावजूद। मसला सिर्फ इतना है कि जब नॉन प्रोफेशनली इस चीज को देखा जाएगा, इन द सेंस कि इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया जाएगा। दवाई एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये लोगों की सेहत का इशू है, लोग खरीद के। ये पंजाब में इसका रेफरेंस मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब जब 2013 में और 18 में, सॉरी 2013 में जब वजीर आला थे पंजाब के, और 2008 में उन्होंने वहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया था कि गवर्नमेंट खरीद के अद्वियात सरकारी अस्पतालों में हर दफा फ्री देती थी। और देखें अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की अद्वियात खुदा ना ख्वास्ता क्वालिटी की ना हो, तो सरकारी अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में जो करोड़ों मरीज ओवर द ईयर्स सेहतयाब होकर निकले हैं, वहां तो कोई इंपोर्टेड दवाई नहीं है, वहां तो कोई महंगी दवाई नहीं है, वहां तो लोकल दवाई मिल रही है। अगर उस दवाई में खुदा ना ख्वास्ता इतनी प्रॉब्लम्स हों जितना कई लोग अनफॉर्चुनेटली गलत तरीके से क्लेम करते हैं, तो वो मरीज वहां से सेहतयाब होकर कैसे निकल रहे हैं? वहां के डॉक्टर सरापा एहतजाज क्यों नहीं है? वहां के MS उन्होंने क्यों नहीं ये कह रहे जी हमने ये दवाई नहीं खरीदनी? गवर्नमेंट अगर अच्छे तरीके से काम करे तो कोई इसमें मुमायनत नहीं है कि बिल्कुल अच्छा काम होगा, लेकिन इसको सियासी मसला नहीं बना देना चाहिए। इसको टेक्निकली और साइंटिफिकली देखना चाहिए, जो कि पूरी दुनिया ने देख के और करके प्रूव किया है कि दैट्स द राइट वे फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मिसबा साहब आपका। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद मिसबा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम से तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।